नौतन जो बाज़मीर हैं वो तो लड़ रहे हैं, उन्हें तो यकजा हो जाइए ना। जसपाल ने कहा, रतनदीप सिंह का भी यही ख्याल था और इन सबको इकट्ठा भी इसलिए किया गया कि उनसे ऐसे काम लिए जाएं कि सिख कौम उनकी तरफ ऐसे देखे जैसे यही इनके नजात दहिंदा हो। लेकिन हुआ क्या? इलेक्शन, वानीता कुंवर का जख्मी होना और खास तौर पर अब इस वक्त सियासत में ओहदे की बंदरबाट ने सबको उलझा कर रख दिया है। मेरी उनसे बात हुई थी, वो बहुत हद तक इसमें कामयाब ही हो गए हैं कि जो उनकी दस्तरस में लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं, और तुम देखना कि अब वो वक्त दूर नहीं। नूतन कुंवर ने पुरजोश अंदाज में कहा तो जसपाल बोला, ऐसा होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए। हाँ, रतनदीप जी सिर्फ यही चाहते थे कि जो गुरु ज्यादा दलेरी और हौसले से कोई बड़ा काम करे, बाकी सारे इन्हीं के साथ काम करें। देर सिर्फ इस बात की थी, जो मेरा ख्याल है कि अब देर नहीं होगी। वो काफी हौसला अफजा लहजे में कह रही थी तो जसपाल ने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जसपाल, ये जो हरनीत सिंह को हमने मारा है ना, ये कोई मामूली बात नहीं। ये तो उसकी किस्मत हार गई हुई थी कि खुद मरने चला आया, वरना हमें न जाने कितने दिन लग जाते उसे मारने के लिए। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है उसे कत्ल करने की। वो यूं बोली जैसे अनजाने में उनसे एक बहुत बड़ा काम हो गया हो। तभी उनकी पुश्त से संदीप कुंवर की आवाज उभरी, नूतन ठीक कह रही है जसपाल, मैंने मान लिया। अब इसका कोई रद्द-ए-अमल भी तो सामने आए। जसपाल ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसके दूसरी जानिब बैठते हुए बोली, ओ यार, हमें जल्दी किस बात की है? सुकून से पड़े हैं इधर, चंद दिन मजीद पड़े रहेंगे, फिर कोई ना कोई काम निकल आएगा। ये कहकर उसने नौते की तरफ देखकर पूछा, कपड़ों का कोई बंदोबस्त हुआ? देखो, हम सबके कपड़े खराब हो रहे हैं। कहा है ना मैंने, हो जाएगा कुछ न कुछ। नौतो ने कहा तो उनमें एकदम से खामोशी छा गई। वो कितनी ही देर यूं ही बैठे रहे जैसे अपने अपने तौर सोच रहे हों। उनमें कोई बात ना हुई। उनकी खामोशी को नूतन कुंवर के सेल फोन की घंटी ने तोड़ा। अरे, ये तो चनन सिंह का फोन है, रब खैर करे। ये कहते हुए उसने स्पीकर ऑन कर दिया। गाड़ी है तुम लोगों के पास? हाँ है, नूतन ने जवाब दिया। उसे बाहर ना निकालना, उसे वहीं खड़ा रहने देना। वहां से निकलो और किसी तरह प्रताप पैलेस तक पहुंचो। वहां से एक 4 व्हील जीप मिलेगी, वो ले आएगी। उसे समझाते हुए कहा, अभी निकलना है या? नौतन ने पूछा। अभी, उसे तेजी से कहा और फोन बंद कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उठकर गेट की तरफ चल दिए। 2-4 गलियां पार करके इन्हें टैक्सी मिल गई। नौतन पूरे अमृतसर को अच्छी तरह जानती थी। उसे टैक्सी वाले को बताया और उसमें बैठकर चले गए। आधे घंटे बाद वह प्रताप पैलेस के पास थे। ये एक शादी हाल था जो काफी बड़ा था, इसलिए मशहूर था। वो इससे जरा पहले ही उतर गए, फिर पैदल ही उस तरफ चल पड़े। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे ही वो शादी हाल के सामने आए, एक 4 व्हील उनके पास आकर रुक गई। उसमें चंदन सिंह खुद बैठा हुआ था। वो बड़े आराम से इसमें बैठ गए। शहर में हरनीत सिंह के कातलों की वजह से हासा हंगामा है। वो बहुत शोर मचा रहे हैं। उसने सामने सड़क पर देखते हुए बताया। अब क्या करना है? संदीप ने पूछा। कुछ नहीं, मजे करो, फिर देखते हैं, उसने कहका लगाते हुए कहा। चलो देखते हैं कि मजे कैसे होते हैं। संदीप भी उसकी बात समझते हुए हंसते हुए बोली। अब सूरत-ए-हाल क्या है? नूतन ने पूछा। इस पर चंदन सिंह ने उसे हालात के बारे में बताने लगा कि क्या हुआ है और अब क्या क्या मुमकिन हो सकता है। इन्हीं बातों में वो कोटली बहरामपुर जा पहुंचे। वो शहर से बाहर नौर तामीर पोश इलाका था। वो एक बंगले में आ गई जहां इंतहाई खामोशी थी। वो पोर्च से होते हुए लाउंज में जा पहुंचे। वहां सामने सोफे पर बैठी हुई वानीता कुंवर को देखकर इन्हें खुशगवार हैरत हुई। वो इन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। वेलकम, उसने इन्हें देखकर धीमे से कहा तो उसे यूं देखकर उनमें खुशी के साथ जोश भी बढ़ गया। वो इसके इर्द गिर्द जा बैठे। तभी नौतन ने पूछा, तुम यहां? अभी तो अस्पताल में सिक्योरिटी तो नहीं है ना, और फिर कई निगाहें मुझ पर लगी हुई थी। अब तो जख्म ही भरना है ना, यहां पड़ी रहूंगी, उसने वजह बताई। अच्छा है, जसपाल ने कहा, तुम लोग अच्छी तरह फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करते हैं। रात अपनी है, बातें भी चलती रहेंगी, वानीता कुंवर ने कहा तो वो उठकर चले गए। उन्हें अलग अलग कमरे दे दिए गए थे जहां जरूरत का हर सामान पड़ा हुआ था। डिनर के बाद वो सब वानीता ही को कमरे में रहे और उसके बेड पर बैठे रहे। चाय का दौर चल चुका था।
चंदन सिंह कप्पा चला गया था। वहां अनदेखी सिक्योरिटी मौजूद थी। वो यहाँ सुकून से रह सकते थे। इन्हीं बातों के साथ ही अचानक वनीता ने कहा, नूतन, जमाल को फोन लगाओ और मेरी बात कराओ। ठीक है, उसने कहा और सेल फोन निकालकर नंबर बनाने लगी। कुछ ही देर में राब्ता हो गया। हाल अहवाल के बाद उसने इंतहाई गहरी संजीदगी से कहा, जमाल, अब मैं चाहती हूं कि हम अपने होने का एहसास दिलाएं। हरनीत सिंह जैसा मोहरा मार लेना कोई बड़ी बात नहीं, उसके लिए बड़ा सरमाया भी चाहिए, लेकिन इससे पहले तुम्हारा ठीक हो जाना बहुत जरूरी है। जमाल ने कहा, मैं समझो ठीक हूं, किसी भी बड़े काम के लिए वक्त तो चाहिए होता है ना, तब तक मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम उसकी फिक्र ना करो। उसने कहा, अच्छा तुम ऐसे करो, मुझे आज की रात दो, मैं कल तुम्हें किसी वक्त बताऊंगा कि क्या करना है। जमाल की आवाज उभरी तो उसने कहा, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। मुझे ये बताओ, क्या तुम हवाई सफर कर पाओगी? निकल सकती हो बाहर से? और तुम्हारे साथ ये लोग भी? जमाल ने अचानक पूछा, क्यों? तुम्हारा प्लान क्या है? अगर बहुत जरूरी है तो मैं सफर कर लूंगी। वानीता ने कहा, नहीं, अभी तुम ठीक हो जाओ, बाकी मैं सब देख लेता हूं, तुम कल तक मेरा इंतजार करो। उसने कहा और फोन बंद कर दिया। वो कुछ देर यूं ही बातें करते रहे, फिर सो जाने के लिए उठ गए। रात काफी हो चुकी थी। नया पैराग्राफ। बरतानिया से हुकूमती और कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदगान कराची में पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर और अल्मानिया ने इनसे मुलाकात की, बाकी सामने ही नहीं आए। यूं सारा क्रेडिट उसी इंस्पेक्टर को चला गया। हमारा काम खत्म हो चुका था, अली नवाज वही रह गया, जबकि जोया और सलेमान रात के पिछले पहर वापस लाहौर आ गए थे। मैं सारी रात जागता रहा था। वानीता कंवर ने जो मुझे फोन किया था, ये मेरे लिए तायदे गैबी ही थी। मेरे जहन में कही था कि मैं भारत में अपने इन्हीं दोस्तों से कहूंगा। मुझे कहना नहीं पड़ा था, उन्होंने खुद ही कह दिया था। दरअसल आलमी सतह पर जो तंजीमें काम कर रही थी, उनकी दिलचस्पी भारत और पाकिस्तान के लिए एक ही नुक्ता निगाह से देखी जा सकती थी, और फिर इसी तनाजुर को सामने रखकर कोई प्लान बनाते थे। इन्हीं दोनों मुल्कों को रवायती हरीफ समझा जाता रहा है। दर्रा हैबर से लेकर कन्याकुमारी तक आलमी कुव्वतों की अमाजगा ये मुल्क इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे कि यहाँ पर ऐसे फरोई इख्तलाफात को हवा दी जाती है जिसका कोई मकसद नहीं होता, न इसका इंसानियत को फायदा होता है, न इंसान का। एक ऐसा जुनून पैदा किया हुआ है जिसमें सिवाय नफरत के और कुछ नहीं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल दुनिया के सामने है कि कराची में भी मुंबई जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। असल में वो चंद ऐसे लोग जो ताकत के हाहा हैं और अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहते हैं, वही बसात बचाते हैं, वही मोहरे रखते हैं और फिर उन्हीं मोहरों को हटा देते हैं। इसके बारे में कई दिन पहले मुझे अरविंद ने इशारा दिया था। उसने बताया था कि कुछ सियासी दलाल होते हैं जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सीटें जतवाते हैं और फिर इन्हीं से हुकूमतों का खेल खेलते हैं। इसका तजर्बा अनुजीत वाली सीट के बारे में हो चुका था। उसने इसी दलाल को बुनियाद बनाया था। इन्हीं दिनों मैंने अरविंद को इस पर तहकीक जारी रखने का कहा। वो तो इस पर इतना वक्त ना दे सका, लेकिन मैं भी इस बारे में लगी रही। इस दौरान 2-3 लोग सामने आए। वो उन पर काम करती रही, यहां तक कि एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ। मैं सारी रात एक ऐसे शख्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करता रहा जो शहरी तो भारत का था, लेकिन इस वक्त उसका ठिकाना बरतानिया के शहर लंदन के किसी इलाके में था। वो अपने लोगों को वहीं से ऑपरेट कर रहा था। ये जरूरी नहीं था कि वो वहीं होता, किसी दूसरे मुल्क में भी हो सकता था। वो कौन था, इसके बारे में कोई पता नहीं था, बस उसके वजूद का एहसास था कि कोई है। उसका नेटवर्क पाकिस्तान तक फैला हुआ था। दिलचस्प इंकशाफ ये था कि वो गॉड फादर की तरह था। उसकी इतनी ताकत थी कि कहीं भी किसी भी सियासी हलके में मुदाखलत कर सकता था। किसी कारकुन को रखना या उसकी रुकनियत खत्म करना और खत्म करवाना ही उसका खेल था। इस वक्त तक तो मुझे उसके बारे में सिर्फ इतना ही मालूम हुआ था कि वो ये सब कैसे करता है। उस बारे में पूरी मालूमात नहीं थी, लेकिन एक एहसास था कि वो इन्हीं बंदों से काम लेता है जो उसके वफादार हैं। उस रात 2 लोग मेरे सामने आए, एक लिबरल पार्टी का अशोक मेहरा और दूसरा हिंदू शिद्दत पसंद तंजीम का रुकन पंडित रामदास। मुझे यहीं से दिलचस्पी हुई थी कि 2 मुखालिफ धड़ों के आदमी किस तरह एक बंदे के लिए काम कर रहे हैं।
یہ اتنی حیران کن بات نہیں تھی، ایسا ہوتا ہی ہے، تاہم یہ دونوں ایسے حریف خیال کیے جاتے تھے جن کے کارکن آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور ان کی آپس میں دشمنی تصور کی جاتی تھی۔ ان میں ایک تیسرا بھی تھا جس کا نام اشوک سنگھ تھا۔ وہ پیدا ہندو گھرانے میں ہوا تھا۔ اس کے دوسرے بہن بھائی خالص ہندو تھے، ہندوانہ رہن سہن تھا، ہندو طرز پر ہی اپنی پوجا کرتے تھے، لیکن یہ اشوک سنگھ ان سب سے الگ تھا۔ اسے سکھوں کی طرح کیس رکھے ہوئے تھے، اسی طرح کرپان پہنتا تھا، خود کو امرت دھاری سکھ کہتا تھا اور اپنی عبادت کے لیے مندر کی بجائے گردوارے جاتا تھا۔ وہ پنڈت گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں تھی، پنڈت گھرانوں میں ایک آدھ لڑکا اسی طرح سکھ بنا کر رکھا جاتا رہا ہے۔ اس میں ان کی سب سے بڑی سیاسی ضرورت ہے اور وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سکھ مذہب ان سے الگ نہیں، ہندو ہی کا ایک مذہب ہے۔ دوسرا، سکھ کمیونٹی کو اپنے قریب لانا مقصد تھا۔ وہ لمبے قد کا لہیم شہیم، بڑے ڈیل ڈول والا بھی ہندو سکھ کے روپ میں بڑا گیانی سمجھا جاتا تھا۔ ان تینوں میں ایک شے مشترک تھی، یہ تینوں پنجاب سے تھے۔ تینوں اگرچہ مختلف شہروں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس وقت امرتسر میں موجود تھے اور پنجاب کی سیاست پر پوری طرح چھائے ہوئے تھے، یعنی اپنے مختلف سماجی رتبے میں بھی وہ جو بھی تھے، لیکن ان تینوں کی تان ایک سیاست پر آ کر ختم ہو جاتی تھی۔ میری ان تینوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، لیکن یہ لوگ اس وجہ سے میرے سامنے آئے تھے کہ انہوں نے اس انسٹیٹیوٹ کو پوری طرح تحفظ دیا ہوا تھا جس میں سندیپ کنور تھی۔ وہ وہاں سے کس طرح کے لوگ پیدا کر رہے تھے اور اس کے ساتھ اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کا کس حد تک سوچ رہے تھے، وہ خطرناک ہی نہیں، ہلاکت خیز بھی تھا۔ وہ اپنے گھر کی آگ دوسروں کے گھروں میں پھینک رہے تھے۔ یہ لوگ تو میرے سامنے آ گئے، لیکن جیسے ہی ان کی پشت پر میں نے کسی نادیدہ بندے کو محسوس کیا تو ان سے دلچسپی ختم ہو کر رہ گئی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ ان کے ذریعے میں اس بندے کو کیسے بے نقاب کر سکتا ہوں۔ وہ کیسا شخص ہے جو خود پردے کے پیچھے ہے اور پوری طرح حکومت کر رہا ہے؟ آخر کیوں اور کیسے ہے؟ کس طرح؟ کیسی طاقت ہے اس کے پاس؟ اور میں اس تک کیسے پہنچوں؟ یہی ایک سوال تھا۔ بہت دیر تک سوچ کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں تینوں کو چھیڑوں۔ ظاہر ہے جب اس کے مہروں کو میں ہٹاؤں گا تب وہ کسی نہ کسی صورت سامنے آئے گا۔ لہذا جس وقت سورج مشرق سے نکل آیا اس وقت میں نے بھارتی پنجاب سے چند لوگوں کا ایک گروہ تیار کر لیا تھا جن کی اپنی ایک طاقت تھی اور وہ اپنی جگہ وہ کوئی نہ کوئی اہمیت رکھتے تھے۔ سکندر حیات کی طرف سے مجھے بھارت اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں لوگوں کی ایک فہرست دے دی گئی تھی جن سے جب چاہے کوئی بھی کام لے سکتا تھا۔ یہ سارا کام فرہیم اور اروند نے کیا تھا۔ انہوں نے ہی مختلف لوگوں کے پروفائل دیکھے تھے کہ کون بندہ کس کام آ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ممبئی سے ایک ایسا بندہ وہاں بلوا لیا تھا جس کے پاس جدید ترین الیکٹرانکس آلات تھے۔ وہ سب امرتسر پہنچ رہے تھے۔ صبح کے 9 بجے تھے جب میں نے بانیتا کو کال کی۔ وہ جسپال اور نوتن تینوں ہی ناشتے کی میز پر تھے۔ تبھی میں نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا، او سونیو، پرشادے شک رہے ہو؟ ہاں، بس تیرے انتظار میں تھے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے دماغ میں اس وقت سوائے انتقام لینے کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ دیکھ، میں نے تمہاری مدد کے لیے، میں نے کہنا چاہا تو وہ میری بات کاٹ کر بولی، مجھے مدد نہیں، معلومات چاہیے۔ وانیتا کنور، تم جذباتی ہو رہی ہو اور ایسے کام میں جذبات نہیں چلتے، ان میں ہوش درکار ہوتا ہے۔ اگر تم میری بات مانو گی تو میں آگے کہوں گا۔ میں نے تھوڑا سخت لہجے میں کہا تو وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، اچھا کہو، جو کہا ہوئے مانوں گی۔ یہ جو بھی ٹاسک ہوگا اس کا انچارج جسپال ہوگا، تم نہیں۔ کیا تمہیں یہ بات منظور ہے؟ میں نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہی ہوگا۔ میں ابھی پوری طرح صحت مند نہیں ہوں، فکر نہ کرو۔ وہ میری بات سمجھ گئی تھی، اس لیے نارمل لہجے میں بولی، تو پھر میری بات جسپال سے کراؤ۔ میں نے کہا اور اس کے ساتھ ہی آواز ابھری، میں سن رہا ہوں جمال، تم کہو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اسپیکر آن کر کے بیٹھے تھے۔ میں اسے ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو امرتسر میں آ چکے تھے۔ کچھ دیر میں وہ سبھی اس سے رابطہ کرنے والے تھے۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ کرنا کیا ہے، باقی ساری معلومات وہ فہیم اور اروند سے لے سکتا تھا۔ میں کچھ دیر ان سے باتیں کرتا رہا، پھر فون بند کر دیا۔ میں چند لمحے سوچتا رہا، پھر میں نے تانی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔
बहुत अरसे बाद मैं इससे बात करने वाला था। इन चंद लम्हों में गुजरा हुआ वक्त आंखों के सामने फिर गया। एक लम्हे के लिए दिल भर आया। वो महजमीन मुजस्समा हुस्न अंदर से किस कदर सख्त थी कि पहली निगाह में ये अंदाजा ही कर नहीं सकता था। इंतहाई नर्मो नाजुक दिखाई देने वाली वो तानी जब वहशत पे उतरती थी तो वो हैरान कर देती थी। वो लंदन में अपना बहुत अच्छा बिजनेस चला रही थी। उसने एक रेस्टोरेंट बना लिया था और उसके साथ ग्रोसरी की दुकान बना ली हुई थी जहां लोग काम करते थे। वो घर में रहती थी। मुझे एहसास था कि बर्तानिया में इस वक्त रात का आखिरी पहर चल रहा है, इसलिए उससे बात करना जरा मौखर किया और सलमान से गपशप करने के लिए लाउंज में आ गया जहां वो फ्रेश होकर आ चुका था। हम कुछ देर तक बातें करते रहे। इस दौरान महविश, फहीम और अरविंद के साथ रोनीत भी आ गई। जुनैद एक तरफ खामोश बैठा रहा। हमारे दरमियान वही नादीदा शख्स था जो एक गॉड फादर की तरह इन दो मुल्कों में अपनी ही हुकूमत बनाए हुए था। आपको अंदाजा ही नहीं कि वो कहां तक रसाई रखता है। उसका पता तो उस वक्त चलता है जब कोई वाकया हो जाता है। उसके बाद भी कोई गहरी निगाह रखने वाला ही है जो ये समझता है कि ये किस सिलसिले की कड़ी है, वरना पता ही नहीं चलता। फहीम ने अपनी राय दी। मसलन कैसे? सलमान ने संजीदगी से पूछा। यही तीनों बंदे, जब उनके बारे में तज्जिया किया गया तो इनके साथ जुड़े हुए वाकयात कहीं एक जगह जाकर एक खास मकसद में ढल जाते हैं। ऐसा ही मैंने पाकिस्तान में देखा है। यहाँ चंद लोग हैं बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं। ये इस वक्त पता चलता है जब दोनों ममालिक के मीडिया चीख उठते हैं और वहां पर एक जंग बर्पा हो जाती है। फहीम ने कहा तो अरविंद ने बड़े सुकून से कहा, मैं बताता हूँ। ये कहकर वो लम्हा भर के लिए रुका, फिर बोला, अब देखें, यूं लगता है कि जैसे दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ मीडिया पर मुहाज़रा हैं। किसी भी वाक़े को बुनियाद बनाकर वो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते चले जाते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये तनकीद की कि अवाम की भूख खत्म करने के लिए वो इक़दामात करें? ये सोच उभरने ही नहीं देते। पाकिस्तान में डैम बनाने की जरूरत है, लामहला जिसका फायदा अवाम को है। इस पर सियासतदान ही चीखने लगते हैं। क्या वो लोग वावेला करने की बजाय सर जोड़कर नहीं बैठ सकते कि इसका हल क्या है? मतलब हर तरफ कंफ्यूजन फैला हुआ है। देखें, अगर ये मुल्क जमहूरी है तब जमहूरियत का मतलब ये तस्लीम किया जाता है कि अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम पर। लेकिन क्या इन दोनों मुल्कों के सियासतदानों का रवैया अवामी हिदमत या इसकी फलाह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रवैया कौन बनाएगा या कौन नहीं बनने दे रहा है? ये वो नुक्ता है जहां से ये सवाल पैदा होता है। फहीम ने जोर देते हुए कहा, अब करना क्या है? मैंने पूछा तो एक बहस छिड़ गई। कुछ देर बाद ये तय हो गया कि अभी पाकिस्तान और भारत में मुबैना गॉड फादर के मोहरे जो हैं उन्हें हटाया जाए। इसके बाद क्या होता है उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। ये तय कर लेने के बाद मैंने तानी को फोन किया। उसने फौरन ही फोन पिक कर लिया। बहुत अरसे बाद मेरी याद आई, अपनी शादी पर भी नहीं बुलाया। उसने खुशगवार लहजे में शिकवा किया, तुम्हें पता ही है कि हालात कैसे हैं। मैंने कहा तो वो बोली, हाँ मैं जानती हूँ। उसने मुख्तसर सा कहा तो मैंने भी एहतसार से उसे बात बताई। ठीक है, मैं अरविंद और फहीम से राब्ता रखती हूँ, उन्हीं के मुताबिक यहाँ पर भी निगाह रखूंगी। मेरी समझ में आया तो मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैं भी निगाह रखती हूँ। मुझे इस काम के अलावा और कोई काम नहीं है। ओके, देखना और नजर रखना, मैं दोबारा राब्ता करूंगा। मैंने अलविदाई बात की तो वो बोली, एक बात मानोगे? बोलो। मैंने कहा, एक बार यहाँ चक्कर लगा जाओ अम्मा और सोहनी के साथ। उसने बड़े मान से कहा, मैं जल्द अज जल्द आने की कोशिश करूंगा। मैंने उससे वादा कर लिया। वो कुछ देर मेरे साथ बातें करती रही और फिर उसने फोन बंद कर दिया। मैं काफी देर तक उसके ख्यालों में खोया रहा। नया पैराग्राफ। जसपाल और नौतन के सामने अमृतसर का नक्शा फैला हुआ था। वनीता कुंवर ने हाथ मारकर कहा, जहां पर वो निशान लगा चुकी थी कि कौन कहां पर है। और वो कुल 10 लोग थे जो पंजाबी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए थे। ये सब यहाँ पर तो आ गए हैं, लेकिन ये इस वक्त तक कामयाब नहीं हो पाएंगे जब तक इन तीनों के बारे में पूरी तरह मालूमात नहीं मिल जाती। वनीता ने कहा तो जसपाल हंस दिया, फिर बोला, यार तुझे इतना अरसा हो गया है जमाल के साथ,
तुझे उसके काम करने का अंदाज समझ ही नहीं आया। तुम समझा दो, वो तंजिया लहजे में बोली। कितने दिन रेकी करोगी? इतने दिनों में रेकी करने वाला निगाहों में आ जाते हैं। ये अचानक हमला होता है, जैसे आसमान से कोई शहीन अपने शिकार पर झपटता है और फिर वो इसी तरह परवाज कर जाता है। उसने जज्बाती लहजे में कहा। मगर इस परवाज में उन तीनों के बारे में मालूमात कहाँ है? कहाँ पर झपटेंगे? वो सब पता है। जब उनके बारे में मालूमात ली जाती रही थी, उस वक्त उनका पता भी चल गया था कि कौन क्या करता है। फिक्र न करो, बस प्लान करो करना क्या है। अच्छा, तो ये बात है, उसने सोचते हुए लहजे में कहा और नक्शे पर देखने लगी। तभी नूतन कौर बोली, अगर चाहो तो मैं बलदेव सिंह को बुला लूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। क्या वो बंदा आ गया जिसने मुंबई से आना था? हाँ, आ गया, नूतन ने बताया। तो वो बोली, ठीक है, उन सबको एक बार यहाँ बुला लो, एक प्लान करते हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो यूं बोली जैसे ट्रांस में हो। नहीं, मुझे तुमसे इख्तलाफ है वानीता, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। एकदम से जसपाल ने उसकी मुखालफत कर दी तो वानीता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों? वो मैं करूंगा जो मुझे करना है, तुम आराम करो, जसपाल ने कहा और उठ गया। वानीता इसकी तरफ देखती रही, मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकाला। वो बाहर निकल गया। मुंबई से आने वाला शख्स शक्ति नगर के इलाके के एक घर में मौजूद था। जसपाल सिंह एक ऐसे नौजवान के साथ उसके पास गया जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों का माहिर था। उस शख्स ने वो तमाम सामान, जिनमें खसूसी सेल से लेकर बड़ी अहम डिवाइस थी जिनसे वो ऐसे राब्ते में मुंसलिक हो जाते जो कहीं ट्रेस भी नहीं हो सकते थे और उनके दरमियान हर वक्त राब्ता रहता। दोपहर तक वो तमाम सेल फोन उन लोगों तक पहुंचा दिए गए। उस वक्त जसपाल वापस आ चुका था। वहीं पर बैठ के उसने सबसे राब्ता किया, यहाँ तक कि मालूमात की बुनियाद पर वो प्लान करते रहे। उनका इरादा था कि ये इलेक्शन एक ही वक्त में हो, ये एक्शन एक ही वक्त में हो, ताकि वो जो कोई भी है उसे पता चले कि ये हास उन्हीं को निशाना बनाया गया है। वो तीनों अमृतसर के मुख्तलिफ इलाकों में रहते थे। उनमें अशोक मेहरा शहर के शुमाल मगरिब के इलाके रंजीत एवेन्यू में रहता था। पंडित रामदास मशरकी इलाके इंदिरा कॉलोनी में और अशोक सिंह जुनूबी इलाके गुरुनाम नगर में रिहाइश पजीर था। उनकी अपनी अपनी मसरूफियात थी, लेकिन एक बात तय थी कि ये तीनों सियासत से मुतल्लिक थे। इनकी मसरूफियत के बारे में पूरी जानकारी मिल गई थी कि वो आज शाम से लेकर रात के तक क्या क्या करने वाले थे। जिस तरह उन्होंने ये सोचा था कि एक ही वक्त में ये एक्शन हो, वो रात का दूसरा पहर बनता था। उस वक्त अशोक मेहरा और अशोक सिंह ने हुकूमत बनाने की एक सियासी मीटिंग से वापस आना था और उसी वक्त ये पंडित रामदास की एक मजहबी मीटिंग थी, वहां से उसने वापस आना था। फैसला ये किया गया कि इन्हें मीटिंग और घर के दरमियान रास्ते में कहीं पकड़ा जाए। वो कौन सी जगह हो सकती थी, ये उन्होंने तय करना था। जिस वक्त शाम ढल रही थी, तब तक ये फैसला भी कर लिया गया। इन तीनों ने कोर्ट रोड और क्वींस रोड के क्रॉस पर होकर जाना था। वही जगह इन्होंने मुंतखब कर ली थी। हर बंदे के जिम्मे एक की निगरानी थी और वो इस पर निगाह रखे हुए था। रात के 11 बज चुके थे। जसपाल सिंह के साथ नूतन कौर एक कार में निकल पड़े। उनके पास जदीद तरीन असला था। उसके अलावा उन्होंने कार में बम लगा दिया था जिसे रिमोट ही ऑपरेट किया जा सकता था। जसपाल का नूतन और बानीता समेत सबसे राब्ता था। वो सब एक दूसरे की गुफ्तगू सुन सकते थे। वो भी शहर में मौजूद अपने ठिकानों से निकल पड़े थे। वो तेजी से उसी क्रॉस की जानिब आ रहे थे। उन्हें हर पल की खबर मिल रही थी कि कौन कहाँ पर है। अशोक मेहरा और अशोक सिंह दोनों मीटिंग में थे। इनकी गाड़ियां और गार्ड्स बाहर मौजूद थे, जबकि पंडित रामदास जिस मजहबी मीटिंग में था वहां वो तकरीर कर रहा था। जसपाल और नूतन उस क्रॉस के नजदीक एक होटल के कंपाउंड में चले गए। उनका अंदाज ऐसा ही था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता चला गया। सबसे पहले अशोक सिंह के बारे में पता चला कि वो मीटिंग से बाहर आ गया है। वो अलर्ट हो गए और अपनी कार में बैठकर वहां से चल पड़े। उन्हें थोड़ा घूमकर वापस उसी क्रॉस पर आना था। इसी दौरान पता चला कि अशोक मेहरा भी वहां से निकल पड़ा है। वो दोनों जरा से फासले पर आगे पीछे उसी क्रॉस की जाने बढ़ रहे थे। उसी लम्हे उन्हें पता चला कि पंडित रामदास भी अपनी मीटिंग खत्म करके वहां से निकल पड़ा है।
अब इनमें मिनटों का फर्क था। उन्होंने इसी क्रॉस से गुजरना था। इसी क्रॉस पर रोड लाइट की जर्द सी काफी रोशनी थी। जसपाल सिंह वहां पहुंचा और उसने मशरिक साइड पर मुख्तलिफ रैंक के 6-7 पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने एक बैरियर लगाया हुआ था और हर आने वाली गाड़ी को रोक रहे थे। उसके आगे 4-5 कारें थीं जिन्हें वो बड़ी तेजी से निपटा रहे थे। इनके पीछे लाइन को इतनी ज्यादा नहीं थी। जसपाल के अंदर सनसनी उतर आई थी। उसके कान में ये सदा आ रही थी कि अशोक सिंह की गाड़ी इसी लाइन में आ गई है। उसकी एक गार्ड उतरकर पुलिस की जानिब बढ़ रहा था। इसी असना में अशोक मेहरा की कार भी वहीं आन लगी। उसका भी गार्ड उतरकर पुलिस वालों की जानिब बढ़ गया। जसपाल की कार के आगे 2 कारें रह गई थीं। पुलिस वाले इन्हें निपटा रहे थे। वो दोनों गार्ड पुलिस वालों से कह रहे थे कि कौन आदमी है जिन्हें तुम लोगों ने रोका हुआ है, उन्हें जाने की इजाजत दो। जबकि पुलिस अफसर उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। इस दौरान उनको ये भी पता चल गया कि पंडित रामदास भी उसी लाइन में आकर लग गया है। उसी वक्त जसपाल सिंह अपनी कार से उतरा। उसके साथ नौतन कुंवर भी उतर गई। वो दोनों महालत समतों में पुलिस वालों के पास जा पहुंचे। नौतन कुंवर ने पुलिस ऑफिसर को समझाते हुए कहा, देखें, अगर वो वीआईपीज हैं तो उन्हें जाने दिया जाए। आप जाकर कंफर्म कर लें कि वो कौन है। देखिए, अगर हम वीआईपीज को ना रोकें तो आम आदमी का क्या कसूर है, उन्हें भी जाने देते हैं। पुलिस ऑफिसर ने कहा, चले आप जाकर कंफर्म तो कर लें और जाने दें, क्योंकि अब क्यों अपनी नौकरी के पीछे पड़े हैं। नौतन कवर का लहजा तंजिया हो गया। तभी ऑफिसर ने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ जाकर कंफर्म कर लो और उन्हें जाने दो। ऑफिसर वहीं खड़ा रहा और 6 के 6 पुलिस वाले तस्दीक करने उनकी गाड़ियों की जानब चल गए। ऑफिसर ने लाइन में लगी हुई पहली दोनों गाड़ियों को चले जाने का इशारा दे दिया। वो निकल गई। वो पीछे की जानब चल पड़ा। जसपाल और नौतन वहीं खड़े रहे। ऑफिसर ने गुस्से में इन लोगों की कारों को निकाल दिया जो आम लोग इन तीनों गाड़ियों के दरमियान थे। जैसे ही इन तीनों की गाड़ियां सड़क पर रह गईं, जसपाल अपनी कार की जानिब बढ़ा। उसने कार सड़क में यूं टेढ़ी खड़ी कर दी जिससे सड़क ब्लॉक हो गई। वो भी निकलकर उस पुलिस ऑफिसर के पास जा खड़ा हुआ। उस पुलिस ऑफिसर को ये तस्दीक हो गई थी कि ये तीनों वीआईपी हैं। तुम्हें यहाँ नाका लगाना ही नहीं चाहिए था। अशोक मेहरा के गार्ड ने आगे बढ़कर कहा, आप जा सकते हैं, अब तो मैंने नहीं रोका। पुलिस ऑफिसर ने कहा, तब तक इन तीनों गाड़ियों के इर्द गिर्द पुलिस वाले इकट्ठे हो चुके थे। तुम रोक भी नहीं सकते, गार्ड ने कहा और पलटकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। तभी पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर उस गार्ड को कॉलर से पकड़ा और घुमाकर सड़क पर फेंक दिया। उसके तो गुमान में भी नहीं था कि कोई पुलिस वाला ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है। उसी लम्हे तीनों गाड़ियों के दरवाजे खुले और सब इसमें से बाहर आ गए। जसपाल को ये आवाज हर तरफ से आ गई थी कि किसी भी गाड़ी में कोई नहीं है। अब इन्हें ज्यादा वक्त देना बेवकूफी है, इसलिए जसपाल ने एक्शन में आने का इशारा दे दिया। वो सभी घेरे में खड़े थे। उनके पास असला भी था। जैसे ही इशारा मिला, हर तरफ से फायरिंग होने लगी। अगरचे मुजाहमती फायरिंग भी होने लगी थी, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से फायरिंग की इतनी शिद्दत की गई थी कि उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। उनके बचाव के लिए सिर्फ वही रास्ता खुला हुआ था जहां जसपाल की गाड़ी खड़ी थी। फितरी तौर पर सब उसी की आड़ लेने के लिए भागे। वहां तक चंद लोग ही पहुंचे थे, बाकी सड़क पर तड़पने लगे। उनमें वो तीनों कौन थे, ये देखने की उन्होंने जहमत ना की और ना ही इतना वक्त था। सड़क के दोनों तरफ कोई भी नहीं जा सका था। जो भी इधर बढ़ता फायरिंग की जद में आ जाता। तभी जसपाल ने देखा कि सारे लोग कार की आड़ ले चुके हैं और वहीं से फायरिंग भी कर रहे हैं। उसने सबको पलटने का इशारा दे दिया। वो सब पीछे पलटने लगे। जैसे ही वो रेंज से बाहर आए, नौतन ने रिमोट का बटन दबाने का कहा और साथ ही एक खौफनाक धमाका हुआ। रोशनी से हर शय चमक उठी। वहां कोई भी नहीं बचा था। सड़क पर आग ही आग थी। उन्होंने वहीं खड़े खड़े अपनी वर्दियां उतारी और आग में फेंक दी। इन लोगों के नडरपन की इंतहा थी। इन वर्दियों के नीचे आम लिबास था। उन्होंने कह दिया कि वो अपने अपने ठिकानों पर वापस जा रहे हैं। वो निगाहों से गायब हो गए, लेकिन उनके साथ राबता था। नौतन कंवर और जसपाल पैदल ही एक तरफ चल पड़े। काफी आगे जाकर उन्हें एक गली दिखाई दी। वो इसमें घुस गए। वनीता कंवर का उनसे राबता था। उसने लोकेशन पूछ ली थी। उसने कार भेज दी
جو اسی گلی سے نکلتے مارکیٹ میں کھڑی تھی، وہ اس میں بیٹھ کے اب ان کا رخ اس گھر کی طرف تھا جہاں وانیتا گور پہنچنے والی تھی۔ اس سے اپنا ٹھکانہ بدل لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔